अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल वार्ड 7 के उन्होंने जो सवालात पूछे हमारी फेलो से, तो उन्होंने वो शेयर किए हैं। कुछ से मैंने खुद पूछा था तो उन्होंने बताया, दे वर काइंड इनफ टू टेल। तो फिर वो सवाल जहाँ पे मैंने लिखे हैं और उसके अलावा जो है ना उनके आंसर जो हैं वो चैट जीपीटी, शॉर्ट आउट टू चैट जीपीटी, सैम ऑल्टमैन उसने बताया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि जो है ना हमारा एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ताकि जो है ना क्विक रिवीजन के लिए आपको काम आ जाए। सबसे पहला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसी ना किसी क्रेनियल नर्व का टेस्ट करवा लेते हैं और उससे पूछा था इसकी पॉलिसी की रीज़न्स बताओ। तो बाकी ओवरऑल क्रेनियल नर्व की पॉलिसी की रीज़न कोई भी पूछ लें तो आप उसमें जो है ना ये वाली चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन 7 का एक ख़ास होता है तो वो उसमें वो बताते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम इसका निमोनिक होता है ताहा एन ताबिश से आपने डीडीज़ बनवाई। ठीक है, ताहा एन ताबिश, ट्रामा एन ट्यूमर, ट्रामा हुआ है, हेड इंजरी हुई है या स्कल का फ्रैक्चर हो गया, और ट्यूमर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन है कोई ना कोई। उसके अलावा से SI, एस से स्ट्रोक हो जाएगा हमारे पास, और आई से इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई मेनिंजाइटिस, टीबी, ब्रेन एब्सेस। डीडीज़ एक है डायबिटीज़ के लिए और एक है डीमाइलेटिंग डिजीज यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। बाकी रेस इंटरक्रेनियल प्रेशर अगर याद हो जाए तो वेरी गुड। तो ये आप किसी भी क्रेनियल नर्व की पॉलिसी में बता सकते हैं। कुछ की क्रेनियल नर्व की पॉलिसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे डायबिटीज़ इसको अफेक्ट करती है, लेकिन अगर बंदे को वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए एटलीस्ट कुछ ना कुछ बताए। ठीक है, ये मेरे जैसे भाइयों के लिए जो है एंड पे तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा यार वो हॉस्पिटल आई के जो है ना इकट्ठे वहाँ पे जो है ना केस देखेंगे। कहते यार मैं ना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेड साइड और जो है ना जो है वो मेथड्स। मैंने कहा लगा रहा शहजादे, शाबाश। तो फिर जो है ना हम मेरे जैसे भाइयों के लिए है जो हम एंड पे पढ़ते हैं। ताहा और ताबिश से डीडीज़ बनवाई, ट्रामा, ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, डायबिटीज़ एंड डीमाइलिनेटिंग डिजीज यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर हम पढ़ते हैं, हमारे पास पहला सवाल आता है कि फेशियल नर्व की पॉलिसी। एक तो आप वो ही बता सकते हो जिसमें से स्ट्रोक आ गया, लेकिन इसकी बहुत ना खास भी होती हैं तो वो आपने ज़रूर सुनानी है फेशियल नर्व की। बेल्स पालसी होता है, वैसे तो इडियोपैथिक भी होता है, हमें वजह नहीं पता होती। दूसरी होती है बेल्स पालसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्पीज जोस्टर ओटाइकस लिखा हुआ है, ऑप्टिकस भी तो हो सकता है, ऑप्थेल्मिकस, या आप जिस तरह से लिखना ऑप्थेल्मिकस लिख देना। रैमसी हंट सिंड्रोम जिसे कहते हैं। फिर लाइम डिजीज़ होती है और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजर रहा होता है। अगर पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए यानी कि कार्सिनोमा हो जाए तो फिर जो है ना ये फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो सिंपल है, इसको हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास बेल्स पालसी है, बेल बजरी है, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, रैमसी हंट लाइम डिजीज़ है और पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर है। बाकी स्ट्रोक तो वहीं से आ जाएगा, ट्रॉमा, ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, और हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको हम करते हैं एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। बहुत पूछते हैं, बहुत लोगों से पूछा है, इसको अच्छे से कर लो, वेरी इजी टू रिमेंबर है। कि हमारे पास ना इसमें ये होता है कि जो नीचे वाली साइड से आपने याद करना स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो नीचे वाली साइड पे जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर स्टार्ट हो जाएगी, पेरिफेरी है ना, पाँव है, ये फुट है, तो अगर यहाँ पे जो नर्व्स आ रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी, उनकी पैथोलॉजी हो जाएगी, पैथी हो जाएगी, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। सेम गोज़ विद द डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ अगर न्यूरोपैथी हो जाएगी तो वो भी पेरिफेरल साइड पे जो है ना वो नर्व्स ख़राब होने लग जाती हैं, तो वो भी हमारे पास एब्सेंट रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। अगर हम GBS को देखें तो GBS का भी यही सीन होता है कि हमारे पास वो असेंडिंग पैरालिसिस काज करता है, नीचे पाँव से स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे। फिर उसके अलावा जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जाके पहुंचेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंच कर भी हमारे पास अगर उसकी लियन हो जाएगी तो वहाँ पे भी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने याद कर लेना। और ये बहुत पूछते हैं कि हमारे पास जो है ना एब्सेंट रिफ्लेक्सेस की क्या रीज़न होती है। तो एब्सेंट रिफ्लेक्सेस की रीज़न जो है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल होती है कि हमने नीचे से स्टार्ट करना होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, या GBS हो गया हमारे पास, या स्पाइनल कॉर्ड की लियन हो गई है। ठीक है, हो गया। फिर हम आते हैं 12 नर्व पॉलिसी में। आपने वही बताना है कि हमारे पास ताहा ताबिश से डीडीज़ बनवाई, ट्रामा, ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, डायबिटीज़ और डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वहीं आपने चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे बता देनी है। फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ही बच्चे से आई थिंक पूछा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम में से किसी न किसी से पूछ सकते हैं, तो आपने सवाल सारे तैयार करने हैं। कॉजेज ऑफ बल्बर पॉलिसी क्या होती हैं? एक हमारे पास होती है बल्बर, एक होती है स्यूडो बल्बर। बल्बर पॉलिसी जो है ना वो होती है हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन वाली लियन,
और जो स्यूडो बल्बर होती है वो बल्बर से पहले समझ लें तो हमारे पास वो होती है अपर। ये अपर मोटर न्यूरॉन आ रहे हैं, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है जो कि आगे उस ऑर्गन्स में जा रहे हैं, विसराज ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो बल्बर पाल्सी हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन की लियन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास 9 और 10 और 12 नर्व को अफेक्ट करती है। 9 और 10 हमारे पास होगी जो गैग रिफ्लेक्स को करवाती हैं, जो खाने को हजम करवाती हैं। अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो डिस्फेजिया वगैरह हो जाएगा। 12 भी हमारे पास टंग को सप्लाई करती है। तो ये क्यों ख़राब होती है बल्बर पाल्सी? तो उसमें हमारे पास वही है, गुलियन बेरे सिंड्रोम है, GBS हो जाएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा और पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये आपने इसको याद करना है। तो वैसे एक तरीका भी हो सकता है कि हमारे पास ना जो GM होती है, जनरल मोटर्स होती है, वो PM की है। जनरल मोटर जो है ना वो बाहर के ममालिक में एक बहुत गाड़ी का ब्रांड है, तो वो भी होता है। बाकी आप इसको जनरल मोटर से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो PM के लिए जो है ना हमने जनरल मोटर्स बनवाई, या एक गाड़ी है जनरल मोटर जो है ना वो PM के लिए बनवाई। तो वो आपने याद कर लेना है, GBS, MG से माइस्थीनिया ग्रेविस और पोलियोमाइलाइटिस। जब तक PM ने कहा मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे वो गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने उससे याद कर लेना है। फिर फीचर्स क्या होते हैं, जाहिर से डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, वो बात नहीं कर पाएगा। नेज़ल स्पीच वगैरह जो है ना वो उसके स्पीच इफेक्ट हो जाएगी। डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया और नेज़ल स्पीच। तो बल्बर पाल्सी क्या होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होती है जो कि हमारे पास 9, 10, 12 को सप्लाई कर रही होती है। इसकी वजह क्या होती है ख़राब होने की, वो हमारे पास PM जो है ना उसको GM चाहिए, वरना वो खाना शाना नहीं खाएगा। डिस ना वो बोलेगा ना खाना खाएगा। डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया और नेज़ल स्पीच, ठीक है। बाकी GBS, MG, पोलियोमाइलाइटिस, GM, PM से याद किया हमने। बल्बर और स्यूडो बल्बर का डिफरेंस पूछ लेते हैं। अभी बताया कि बल्बर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होती है और स्यूडो बल्बर अपर मोटर न्यूरॉन लियन होती है। बल्बर में 9, 10, 12 जाती है हमारे पास, और हमारे पास स्यूडो बल्बर जो होती है उसमें हमारे पास कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट होता है, जो बल्बर की तरफ आ रहा होता है ना कोर्टेक्स से, उसे कहते हैं कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। ये जो हमारे पास ये जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन लियन होती है हमारे पास स्यूडो बल्बर वाली, यहाँ पे आ रहा था कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। तो वो हमारे पास इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे। जब हमारे पास बल्बर ख़राब होगी तो टंग पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि 12वीं नर्व टंग को सप्लाई कर रही है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन जब जाएगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन वाले फीचर्स आएंगे, जैसे मसल जो है टंग का वेस्ट हो जाएगा, और उसके अलावा फेसिकुलेशंस हो जाएंगी, एट्रोफी हो जाएगी, वेस्टेड हो जाएगा तो एट्रोफी हो जाएगी, और डेविएट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक टुवर्ड्स लियन साइड पे डेविएट होता है, क्योंकि हेल्दी साइड दूसरी साइड पे पुश कर देती है। चेक कर लीजिएगा एक बार। वेस्ट हो जाएगा अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगी तो टंग जो है वो वेस्ट हो जाएगी, फेसिकुलेशंस होंगी टंग में, एट्रोफी हो जाएगी और डेविएट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये अपर मोटर न्यूरॉन लिया तो वो स्पास्टिक बन जाएगा। अपर मोटर न्यूरॉन की चीज़ें होती हैं, स्पास्टिक हो जाएगा, स्मॉल छोटा सा रह जाएगा, और फेसिकुलेशंस नहीं होंगी। फेसिकुलेशन हमेशा जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में ही आती हैं। फिर हमारे पास जो है इमोशनल लाइफ कंट्रोल जो होता है, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है तो उसमें इमोशनल कंट्रोल नॉर्मल रहता है, इमोशनली तौर पे आप ठीक रहते हैं। स्यूडो बल्बर के अंदर जो है ना, एक तो वो स्यूडो से याद कर लें झूठा है, तो इमोशनल आपके लाइबल हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, अजीब से ऐसे ख़राब से हो जाते हैं, इमोशनल लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बल्बर और स्यूडो बल्बर जो है ना वो याद कर लेना है कि बल्बर होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होती है हमारे पास 9, 10, 12 की। इसके अंदर जो है वो GM जो हमें चाहिए, PM कहते हैं मुझे GM चाहिए, वरना मैं बोलूँगा ना, खाऊँगा ना बोलूँगा। तो डिसफेजिया और डिसआर्थरिया और नेज़ल स्पीच हो जाएगी। और हमारे पास GM, PM से हमने याद किया हुआ कि जो हमारे पास है GBS है, माइस्थीनिया ग्रेविस है और पोलियोमाइलाइटिस है। बल्बर और स्यूडो बल्बर पाल्सी में क्या होता है कि बल्बर में होता है 9, 10, 12 जो होती हैं नर्व्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। जब वो अफेक्ट होती हैं तो टंग के जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है उनकी, और फेसिकुलेशंस आती हैं, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में फेसिकुलेशंस आती हैं। और उसमें जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो ठीक होता है, गुड होता है, नॉर्मल होता है। जबकि हमारे पास जो स्यूडो बल्बर होता है उसके अंदर क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है, और कौन सा ट्रैक्ट आ रहा होता है, कोर्टिको बल्बर की तरफ कोर्टेक्स से आ रहा है तो कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट आ रहा होता है, और वो हमारे इमोशनल लाइबिलिटी ख़राब कर देता है। बाकी फोर्थ नर्व की जो हमारे पास पाल्सी है, ये करवाते भी हैं। फोर्थ नर्व कैसे चेक करते हैं, ये डिफरेंट होती है। 3, 4, 6 को मिलाते हैं तब H बनाते हैं, इसमें H नहीं बनाना होता। इसमें ये होता है कि हमारे पास ये 2 आँखें हैं, तो यहाँ पर समझाना पड़ रहा है। ये 2 आँखें हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ दरमियान में लाएंगे,
थोड़ा सा ना यहाँ पे लाएंगे दरमियान वाली साइड पे, फिर थोड़ा सा ना हाथ को इधर ले जाएंगे इस साइड पे, इसको राइट वाली राइट बनेगी ना, हाँ राइट वाली को चेक करने के लिए हम इसको भी चेक कर रहे हैं, तो इसको इधर ले आएंगे। जब हम हाथ को इधर लेके जाएंगे और फिर नीचे लेके जाना है इधर डाउनवर्ड, इससे क्या होगा कि ये वाली अंदर वाली आँख है ना, तो ये अंदर वाला दरमियान में था ना, अब ये इस साइड पे आ जाएगा मिडल साइड पे, और जब आप नीचे लेके जाओगे तो वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से सुपीरियर ओब्लिक चेक होती है। अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली तो पे समझा नहीं पा रहा शायद, लेकिन इस तरह ही होती है। और दूसरा हमारे पास अगर लेफ़्ट वाली को चेक करना होगा तो हम जो दरमियान वाली से इधर लेके जाएंगे थोड़ा सा, जब तक उसकी आँख इधर आ जाएगी, इधर आएगी, फिर हम उसको नीचे लेके जाएंगे तो उसकी आँख नीचे आ जाएगी। इस तरह से सुपीरियर ओब्लिक जो है ना मसल हमारे पास चेक हो गया। अगर हमने दोनों को एट सेम टाइम चेक करना है तो दोनों को है ना हम नाक के बहुत करीब लाना पड़ेगा वो पॉइंट, फिर दोनों की ये मिडल साइड पे आ जाएंगे और फिर आपने नीचे ले जाना है, तो इस तरह से चेक हो जाएगी। तो हमारे पास वही रीज़न होती है कि हमने ताहा ताबे से डीडीज़ बनवाई, ट्रामा, ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, डीमाइलिनेटिंग में स्ट्रोक आ जाएगा, तो इंशाल्लाह इससे हमारे पास कवर हो जाएगा। इसमें क्या मसला होता है, वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाएगा अगर ये ख़राब हो जाएगी, और हमारे पास पेशेंट जो है ना ऑपोजिट साइड पे जो अपना हेड को टिल्ट कर लेगा। इसको समझाने का अभी टाइम नहीं है, अब इसको बस याद कर लें कि पेशेंट जो है ना कहेगा जिस साइड पे इफेक्ट हुआ है ना, जिस साइड से नाराज़ हुआ है क्योंकि वो साइड इफेक्ट हो गई है, तो वो अपना मुंह को उस साइड से हटा लेगा, हेल्दी साइड पे ले जाएगा, जो मुझे जिस साइड का मसला होगा, बस इतना से याद कर लें। फिर वो पूछते हैं कि प्लूरल रिफ्यूजन की फाइंडिंग्स बताओ, तो हमारे पास फाइंडिंग वही होती है जो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन पे हम देखते हैं। इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे, इंस्पेक्शन के हम देखेंगे कि हमारे पास जो चेस्ट की एक्सपेंशन जो है वो रिड्यूस्ड हुई हुई हैं, क्योंकि हवा और पानी से हमने याद किया हुआ है कि हवा और पानी जो है ना चेस्ट की एक्सपेंशन को रिड्यूस कर देती हैं। ये मेरी अगर वीडियो देखनी हो टेबल वाली तो उसमें भी बताया गया है कि हवा और पानी से चेस्ट की एक्सपेंशन कम हो जाती हैं, ठीक है। पाल्पेशन में हमारे पास क्या होता है कि वोकल फ्रेमिटस कम हो जाती है, क्योंकि वोकल फ्रेमिटस कब बढ़ते हैं, जब C3C होते हैं, कैविटी कंसोलिडेशन और कोलैप्स होता है विद पेटेंट मेन ब्रोंकस। अगर ये नहीं होगा तो वोकल फ्रेमिटस कम हो जाएगा, पानी वैसे उसको कम कर देगा। फिर परकशन पे हम क्या करेंगे, जो हमारे परकस कर रहे होंगे तो स्टोनी डल मिलेगा, बाकी जगहों पे डल होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लूरल रिफ्यूजन के अंदर स्टोनी डल मिलता है। और ऑस्कल्टेशन जब सुनने लगेंगे तो ब्रेथ साउंड भी नहीं होंगे। जब वोकल फ्रेमिटस कम है तो वो ब्रेथ साउंड भी कम हो जाएंगी, तो जो है ना सेम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपने इन दोनों के इकट्ठे से याद करना है। ये पूछ लेते हैं प्लूरल रिफ्यूजन की फाइंडिंग्स बताओ कि सर इसमें ये होता है कि अब इंस्पेक्ट करेंगे तो चेस्ट एक्सपेंड नहीं होगा, और जब हम उसको पाल्पेट करेंगे तो हमारे पास वोकल फ्रेमिटस कम होगा, और जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रेथ साउंड्स कम होंगी, और परकशन जो है वो स्टोनी डल आ जाएगी। ट्रैकिया शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फ्यूजन, हवा और पानी सेम निमोनिक जो है ना ट्रैकिया को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, या फिर दूसरी साइड पे हेल्दी साइड पे करेंगे, या फिर हमारे पास अगर कोलैप्स हो जाए या फाइब्रोसिस होएगा तो वो सेम साइड पे उसे शिफ्ट कर लेंगे। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि प्लूरल रब और पेरिकार्डियल रब में क्या फ़र्क होता है। प्लूरा जो आपके पास लंग्स के अराउंड होते हैं, ठीक है, और पेरिकार्डियल जो है तो पेरिकार्डियम के अराउंड होते हैं। जब प्लूरल रब होती है वो रिस्पायरेशन से बढ़ जाती है, जैसे आप रिस्पायरेट करते हैं, क्योंकि उसका काम ही रिस्पायरेशन है लंग का, तो जैसे जो आप इंस्पायरेशन करते हैं तो वो बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, तो वो प्लूरा से आके जो है ना लगता है, जैसे वो प्लूरा से आके टच होता है तो उसकी वजह से वो ना और ज़्यादा दर्द हो जाता है, उसमें प्लूरल रब और ज़्यादा साउंड आती हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पेरिकार्डियल रब है उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है दिल से। ये देखो मैं अभी इतना प्यारा दिल बनाऊँगा, ये देखो माय गॉड, उसका ताल्लुक़ ही नहीं है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से, वो तो लंग्स करते हैं, तो ये इसका रिस्पायरेशन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो वो आपके पास ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, वो प्लूरा में मिलेगा, ये पेरिकार्डियम में मिलेगा, ये बात तो हमें पता है। फिर हमारे पास अगर हम ब्रेथ को होल्ड कर लें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिस्पेयर हो जाएगी, जो दर्द जो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो फ्रिक्शन रब नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है जो सांस लेने से रिलेटेड है वहीं ख़त्म हो जाएगी, जो सांस लेने से रिलेटेड है ही नहीं, वो ना सांस से ना सांस से उसको मसला होगा, ना सांस ना लेने से मसला होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसे। तो ये आपने बता देना। और बेस्ट हर्ट कहाँ पे होती है, ज़ाहिर है जो प्लूरा है वो लंग एरिया में होती है, और जो आपके पास पेरिकार्डियल होती है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे जो है ना वो हमारे पास हर्ट मिल रहा होता है दिल,
तो वहाँ पे पेरिकार्डियम होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा अच्छे से हम सुन सकते हैं। तो पुलुलर रब और पेरिकार्डियल रब को आपने इस तरह से देख लेना है कि पुलुलर रब होती है हमारे पास वो लंग्स में मिलती है, और पेरिकार्डियल होती है वो हमारे पास हार्ट में पेरिकार्डियम से रिलेटेड, प्लूरा से रिलेटेड, पेरिकार्डियम से रिलेटेड होती है। जो पेरिकार्डियम वाली होती है, एक तो रिस्पायरेशन से वो चेंज हो जाती है, और जो प्लूरा होती है सॉरी, और जो पेरिकार्डियम होती है वो रिस्पायरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो चेंज नहीं होती। जो प्लूरा वाली होती है, अगर हम सांस को रोक लेंगे, होल्ड कर लेंगे, तो वो हमारे पास रुक जाएगी, और जो पेरिकार्डियम वाली है उसको कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो वो ना रुकेगी ना चलेगी। बाकी जगह हमने बता दी हैं। फिर वो पूछ लेते हैं, किसी एक बच्चे से पूछ लिया कि लिम्फोमा के जीआई सिम्टम्स बता दो। तो लिम्फोमा के जीआई सिम्टम्स वहीं जो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेट के, कि पेट में पेन होगा, मांस बन जाएगा, क्योंकि लिम्फोमा में मांस बन जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर से पढ़ रहे हैं, एनवीडी याद कर लो, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। ब्लीडिंग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ब्लीडिंग जब खून निकल जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, और उससे भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा, क्योंकि उसे पता खाना खाएगा, फिर ब्लीडिंग होगी, फिर वज़न कम हो जाएगा, तो मैं खाना ही नहीं खाता। तो इस तरह से आपने इसे याद कर लेना है कि जो लिम्फोमा होते हैं, ये भी एक बच्चे से पूछा हुआ कि लिम्फोमा होते हैं उसके जीआई सिम्टम्स क्या होते हैं। वो उसके जीआई सिम्टम्स हमारे पास वही होते हैं कि एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, और जो एब्डोमिनल बहुत बड़ा मांस बन जाता है, और जो है ना उसको भूख लगती है, भूख नहीं लगती तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है उसको वेट लॉस हो जाता है, और उसको जीआई ब्लीडिंग और एनवीडी तो हमें याद है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं पल्सेस डिस्फरेंस। ये भी 2-3 बच्चों से पूछा हुआ है, जिनसे मैंने पूछा उनमें से 2 तो बच्चों से पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। पल्सेस डिस्फरेंस समझ लो, दो पल्स हैं, बाई समझ लो, बी समझ लो, बी का मतलब 2 होता है। तो हमारे पास डबल सिस्टोलिक पीक बनती है इसमें, एक पल्स में, एक ही पल्स में 2 बार जो है ना सिस्टली की पीक बन रही है। और ये कहाँ पे बेस्ट हम फेल्ट करते हैं, कैरोटिड आर्टरी पे जो है ना बेस्ट हमें मिल जाती है। और इसकी वजह क्या होती है, आयोटिक रीगर्गिटेशन, हुक्म, HCM, और या फिर आयोटिक रीगर्गिटेशन और आयोटिक स्टेनोसिस को मिक्स्ड करके, क्योंकि कैरोटिड साइड पे यहीं जा रही होती है, आयोटिक स्टेनोसिस की जा रही होती है बेस्ट। तो आपने उससे याद कर लेना है कि पल्सेस डिस्फरेंस का मतलब ही यही है, बाई 2 मिल रही हैं सिस्टली में, 2 पल्सेस इन सिस्टली, डबल सिस्टोलिक पल्स इन 1 पल्स में हमारे पास मिल रही है, एक ही पल्स में 2 सिस्टली की आ रही हैं। कैरोटिड आर्टरी के अंदर बेस्ट मिलेंगी आयोटिक रीगर्गिटेशन और आयोटिक स्टेनोसिस मिला के, या आयोटिक रीगर्गिटेशन या हुक्म के अंदर हमें मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास के, ये देखो लिखा हुआ है टंग डेविएट टुवर्ड्स लियन। टंग जो है ना लियन वाली साइड की तरफ डेविएट हो जाएगी, ये आपने याद करना है। फिर हमारे पास इरेगुलर पल्स के बारे में पूछते हैं, वो कौन सी होती हैं, वही हमें डब्बे में लिखा हुआ है वैसे तो, बैक साइड में एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, एट्रियल फ्लटर होता है, या मल्टीपल एक्टोपिक बीट्स होती हैं। इनका पल्स का फीचर लाजमी पूछते हैं। पल्स की फीचर हमने इस तरह से याद किया, अभी आगे पढ़ेंगे भी सही, कि हमारे पास जो है ना आर करते रहते हैं, रैंड्स करते रहते हैं, VC मैडम सॉरी मतलब रैंड्स करते रहते हैं, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का VC है, हमारी तो ग्रेट है, मतलब हमारे पास पहले रेट बताना है, रेट क्या होगा, फिर हमने रिदम बताना है, फिर हमने वॉल्यूम बताना है, फिर करैक्टर बताना है, और कंडीशन ऑफ वॉल बता देनी है, ठीक है। बाकी रेडियो डिले, ये वो डिलेज हैं। तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलरली ही इरेगुलर होती है, तो कोई खास पैटर्न होता ही नहीं है, और पल्स का वॉल्यूम बहुत वेरिएबल होता है, क्योंकि इरेगुलरली इरेगुलर है, तो ये आपने लाजमी बताना है, ठीक है। अब अक्सर पूछते हैं कि एग्जामिन द पल्स, तो पल्स को एग्जामिन करना है, करते कैसे हैं वो आपने अब वीडियो देख लेनी है, या फिर मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोई इसकी शॉर्ट केस की वीडियो मैं किस पे ही बनाऊँगा, मेरे पास तकिया है, तकिए पे बना रहा हूँ, कुछ वीडियोस बनाई है मैंने, तो वो देखते हैं। पल्स को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। आपने वहीं आर करती रहती हैं, VC कोई भी यूनिवर्सिटी का VC है वो, कंडीशन ऑफ वेसल्स, बाकी डिलेज हैं। अब हमारे पास रेट होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, इसका जो है ना 72 तो बुक में लिखा हुआ है, 72 ना बता देना, 74 या 76 बता देना, E1 में बताना, क्योंकि हम 30 सेकंड तक देखते हैं, फिर उसको डबल कर देते हैं, तो E1 में बताना, पता चले 75 बता दोगे, कैसे किया तूने, तो 60 सेकंड तक नोट किया, तो तेरी जो आधा भी 0.5 तो नहीं किया हुआ था बीच में, तो वो E1 में बताना उसे भी पता होता है। फिर हमने रिदम बताना है, नॉर्मल का रिदम जो है वो रेगुलर होता है, इंशाल्लाह नॉर्मल पेशेंट ही होगा तो रेगुलर बताना है। वॉल्यूम बताना है कि सर नॉर्मल वॉल्यूम है या गुड वॉल्यूम है। करेक्टर बताना है सर के द करेक्टर आल्सो द करेक्टर इज़ नॉर्मल में होता है कि नॉर्मल अप स्ट्रोक हो रहा है, नॉर्मल डाउन स्ट्रोक हो रहा है। कंडीशन ऑफ वेसल जो है ना वो हमारे पास इज़ नॉर्मल, यानी कि सॉफ्ट है, थिकंड नहीं है, नॉट थिकंड। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है।
फिर हमारे पास है रेडियल डिले और रेडियो फेमरल डिले भी नहीं है, ये भी चेक कर लेना जब भी पल्स चेक करनी है। रेडियल डिले भी चेक करना है आपने, रेडियो फेमरल डिले और रेडियो कैरोटिड और ब्रेकियल ये भी करते हैं। फेमरल जब करने लगो तो फेमरल से दोबारा कॉन्सेंट लेनी है कि मैं आपके यहाँ पे हाथ लगाऊंगा, उसे बताना है, और उसको टीचर एग्जामिनर को आवाज़ आनी चाहिए, सारी आवाज़ एग्जामिनर को सुनानी है, पेशेंट को सुनाई ना दे, एग्जामिनर को सुनाई दे रही है, ऐसे एक्ट करना है इंशाल्लाह। रेडियो डिले एब्सेंट है, रेडियो फेमरल डिले भी एब्सेंट है। अब ये किन सिचुएशन के अंदर होता है ये भी देख लो कि हमारे पास करैक्टर जो होता है क्या होता है। अगर करैक्टर जो होता है ना आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर स्लो राइजिंग होता है, क्योंकि ये अगर आपके पास हर्ट है ना, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, यहाँ पे अयोटा है। अब यहाँ पे अगर स्टेनोसिस हो जाएगा तो वो पल्स यहाँ पे आएगी नहीं, खून आएगा नहीं, तो पल्स राइज कैसे करेगी, तो वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खून आएगा, जगह ही ब्लॉक हुई हुई है। अगर हमारे पास कोलैप्सिंग हो जाएगा, कोलैप्सिंग आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर होता है, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भाई याद कर लो, रट्टा लगा लो, कोलैप्सिंग है कंडीशन। फिर हमारे पास ये किससे लिखा हुआ, रेडियल डिले की वजह पूछ लेते हैं। सर रेडियल डिले जो होता है ना वो ये होता है कि हमारे पास दो बाजुओं के अंदर नहीं जा रही, ठीक है, कि हमारे पास ये दो बाजू हैं, इन दोनों बाजुओं के अंदर फ़र्क है, तो उसकी वजह सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस होता है, आउटर डिसेक्शन होता है, तकायासु आर्टेराइटिस होता है, और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। इसको एक्सप्लेन करने का टाइम तो नहीं है, इसको हम याद करते हैं बस। यार ये आयोटिक डिसेक्शन तो दोनों के अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर भी आ रहा है, रेडियल डिले के अंदर भी आ रहा है, और रेडियो फेमरल डिले के अंदर भी आ रहा है, तो ये तो उस तरह से याद कर लो। तकायासु आर्टेराइटिस ना ये बाजू की ही बीमारी होती है, उसमें जो है ना एक साइड का जो है ना वो कंप्रेस हो जाती है, एक साइड का लिम्ब की जो आर्टरीज होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उसे तकायासु जापानीज़ में होता था और उससे रिलेटेड है। फिर सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर ये होता है कि हमारे पास ये इस तरह से याद कर लो कि सब क्लेविन आर्टरी ना दोनों लिम्ब्स को सप्लाई करती हैं, लेकिन बाजू का क्या होता है कि हमारे पास ना एक इनमें से होती है वो दूसरी साइड की जो ब्लड सप्लाई उसको चोरी कर लेती है, इसलिए सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस, और दूसरा इसका नाम था वो उससे था कोई चोरी से रिलेटेड था, जहन से निकल गया। तो ऐसे होता है कि हमारे ए साइड की सब क्लेविन वो स्टेनोस हो गई है, तो अब यहाँ पे आगे जाएगा नहीं, तो वो जो है ना यहाँ से जो है ना उसको ब्लड दे देती है, तो वो इस साइड की ब्लड फिर कम हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेटेड होता है सब क्लेविन आर्टरी स्टेनोसिस, आउटर डिसेक्शन, तकायासु और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर यहीं पे आउटलेट जो बन रहा होता है थोरेक्स का, तो वहाँ से एक साइड की कंप्रेस हो जाएगी, तो वो एक साइड पे कम होगा, एक साइड पे ज़्यादा होगा, ये चीज़ होती है। जबकि रेडियो फेमरल डिले होता है वो कोटेशन ऑफ आयोटा से होता है, बाकी आयोटिक डिसेक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर रेडियल डिले है तो पहले तो आयोटिक डिसेक्शन दोनों में बता देना है। अगर रेडियो फेमरल कहता है पाँव की तरफ कहता है कि क्वार्टेशन ऑफ आयोटा बताना है, अगर वो बताता है कि हमारे पास रेडियल डिले और किस में होता है, तो हमारे पास एक तो आयोटिक डिसेक्शन हमारे पास हो गई है। फिर हमने बताया कि वो एक साइड की वो चोरी कर लेता है सब क्लेवियन आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर। दूसरा हमने बताया कि उसके अंदर तकायासु आर्टेराइटिस होता है जो कि जापानीज़ होता है, एक साइड की लिम्स की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वेस्कुलाइटिस होता है, या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। ये तीन होती हैं, ये याद कर लें। और बहुत पूछता है ट्राइजेमिनल नर्व को जो है ना आप वो करो, चेक करो। ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करने के लिए वहीं सेंसरी होता है ऊपर, उसमें आपने कॉटन ले जानी है, आपने कोई टूथपिक ले जानी है, ये चीज़ें ले जानी है, और उसके अलावा जो है ना आपने उसके मसल्स को क्लेंच करवा के दांतों को मैजिटर चेक करने हैं, टेम्पोरालिस चेक करने हैं, आपने उसके जॉ को नीचे करवा के चेक करना है, वो तो सबको आता ही होगा, वीडियोस के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या सीन होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ये होता है कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास सडन जो होता है ना, इसमें सडन सवेयर स्टैबिंग होती है, फेशियल पेन, सडन सवेयर स्टैबिंग फेशियल पेन होता है। ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारे पास ना अचानक से दर्द होता है, स्टैबिंग ऐसा लगता है जैसे कुछ चाकू मार रहा है। ये हमारे पास V1 होता है, ये हमारे पास V2 होता है, और ये हमारे पास V3 होता है। V1, V2 और V3 होता है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास ना सडन अचानक सवेयर बहुत शदीद स्टैबिंग, कोई चुभा रहा है, कोई छुरी घोंप रहा है, ठीक है, तो वो पेन होता है। फीचर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है हमारे पास ना, ऐसा लगता है कोई बिजली का शॉक लगा हमें, और ये च्यूइंग से और टचिंग फेस को टच करने से, शेव करने से ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, च्यूइंग से और टचिंग फेस से ज़्यादा हो जाता है। साइट ऑफ लियन भी लाजमी पूछते हैं। इस साइट ऑफ लियन क्या होती है, जब हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है पॉन्स से, ये हमारे पास ब्रेन हो गया ना, ये हमारे पास मिड ब्रेन होता है, फिर हमारे पास पॉन्स होता है, फिर हमारे पास मेडुला होता है।
पॉन्स मेडुला को याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर से प्राइम पी ऊपर होता है, एम नीचे होता है, बाकी तो मिड ब्रेन तो ऊपर ही होगा ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ब्रेन होता है, ये हिंड ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन होगा, इस पूरे को ब्रेन स्टेम कहते हैं। पॉन्स ऊपर मेडुला, तो पॉन्स से हमारे पास ये पहली से निकलती हैं तीसरी और चौथी, बाकी सबसे चार निकलती, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो वो 5वीं यहाँ से निकल रही है, तो हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व की रूट की एंट्री जोन है ना, एंट्री यहाँ पे एंट्री होती है रूट की, वहाँ पे दर्द होता है। और स्ट्रक्चर कौन से हमारे पास जो है ना, वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है, पॉन्स से निकलती है तो पॉन्स पे, और हो सकता है इसकी वजह जो हमने वहीं पढ़ी है पहले, वहीं भी बता सकते हैं आप। हमने पढ़ा हुआ है टी तहा ताबी से डीडीज बनवाई, तो ट्यूमर, ट्रामा, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, और हमारे पास डीडीज़ हमारे पास हो जाएंगी, डायबिटीज़, और हमारे पास डीमाइलिनेटिंग वे से स्ट्रोक हो जाएंगी। या इसकी जो है हमारे पास वो कह रहा है कि वेस्कुलर कंप्रोमाइज़, वहीं स्ट्रोक हो गया, वेसल्स नहीं आ रही, खून ही नहीं आ रहा, तो उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे याद कर लेना है। क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है हमारे पास, सडन स्वेयर स्टैबिंग पेन होता है, जो कि हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। और हमारे पास ना इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, और च्यूइंग से, शेविंग से, और टॉकिंग से, टचिंग फेस से जो है ना कभी स्टार्ट हो जाता है, और रूट एंटी साइड पे होता है, और ये वेस्कुलर कंप्रोमाइज़ की वजह से होता है। अब वो पूछता है कि S4 की कॉजेज़ क्या होती हैं। S3 तब आती है, यार इसको तो शायद समझाने का टाइम नहीं है, कम है, शॉर्टली हमारे पास S4 तब आती है जब हमारे पास ना ये एट्रिया से नीचे ब्लड आ रहा होता है ना डायस्टोली में, अगर हमारे पास इसकी आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई है, मोटी हुई हुई है, तो वो जब आएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, तो उसकी वजह से साउंड आती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द स्टिफ, ये आपके पास स्टिफ वेंट्रिकल्स हुए हैं, इसके खिलाफ जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो ब्लड आता है तो उसकी वजह से होती हैं। अब एयोटिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना नीचे यहाँ पे स्टेनोसिस हुई है, तो उसकी वजह से हार्ट जो है ना उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, या हुक्म के अंदर भी हो जाता है, या हाइपरटेंसिव डिजीज़ है तो उसके अंदर भी हमारे पास एज अ क्या कहते हैं उसे, एज अ कंपनसेशन जो है हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की आवाज़ होता है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से S4 आता है। ठीक है, तो ये ओल्ड पीपल के अंदर नॉर्मल भी होता है। बाकी पैथोलॉजिकल तब होता है जब हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन चल रही हो, एयोटिक स्टेनोसिस या हुक्म हो रहा हो, उसके अंदर जो है ना ये एब्नॉर्मल है। ओके, अब हमारे पास ये हो गया, हम पढ़ते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया यही होता है कि हमारे पास जब फीवर होता है ना किसी बंदे को, जैसे जैसे फीवर बढ़ रहा है तो उसकी पल्स को जो है ना वो बढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर फीवर बढ़ रहा है लेकिन पल्स इतनी नहीं बढ़ रही, कम बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ नहीं रही। पल्स लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर अ लेवल ऑफ फीवर, इतने फीवर के लेवल पे इतनी ज़्यादा पल्स होनी चाहिए थी लेकिन अब वो कम है, तो उसे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसकी मशहूर ज़माना जो एग्जांपल है वो हमारे पास टाइफाइड ही है, तो हमने इसके वहाँ से याद कर लेना टाइफाइड से। बाकी येलो फीवर है और लीजनेयर्स डिजीज़ है, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, समझाने क्या समझाऊँ, ओके ज़बानी समझा देता हूँ कि हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि देखो कि हमारे पास ना ये हार्ट है, ये हमारे पास इसकी पल्मनी है, ये अयोटा है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब राइट साइड में जो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा आ रही है ना, अब होता कि ये है क्या, और यहाँ से हमारे पास अयोटा में पल्स में जा रही है, हाथों में साइड में जा रही है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, उस साइड्स के बढ़ने की वजह से दिल को जगह मिलती है कि ज़्यादा एक्सपेंड हो सके थोड़ा सा। जब वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है तो हमारे पास जो इंफीरियर वेना केवा से जो वीनस रिटर्न आ रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई कंप्रेशन नहीं लग रहा होता, कोई दबाव नहीं लग रहा होता, क्योंकि लंग्स खुल चुके हैं, लंग्स बाहर जा चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुके हैं, तो वो जगह खाली होती है, तो वीनस रिटर्न बढ़ता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो इस साइड को कंप्रेस करने लग जाता है, यानी कि लेफ़्ट साइड को भी कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पे बहुत जगह बहुत थोड़ी रह जाती है। तो जब ये वाली साइड जो है इंस्पायरेशन में सिस्टली में जाएगी, जब वो आगे ब्लड पंप करेगी तो ब्लड तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह ली हुई थी, जहाँ पे जगह ही नहीं बची, उसकी कंप्रेस हो गई, क्योंकि कंप्रेसिबल चीज़ है ना हार्ट। तो वो आगे जो है ना हमारे पास जब हम सिस्टली मेजर करेंगे तो नॉर्मल से जो है ना हमारे पास क्या होगा, सिस्टली 10 मिलीमीटर और मर्करी का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा।
यानी कि इतना कम हो जाएगी। पहले अगर हमारे पास हिस्ट्री आती थी 120 आती थी, तो इंस्पायरेशन के दौरान जो है, इंस्पायरेशन के दौरान वैसे भी नॉर्मली तौर पे हमारे पास कम हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 110 हो जाती है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी 110 हो जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बजाय इसके कि 110 तक चलो ले जाए, समझ आती है इतनी, लेकिन वो ले जाती हैं इसको जनाब आला हमारे पास 90 तक। इतनी कम यार सिस्टली। चलो 120 से 110 होती कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जहाँ पे आ गया, यहाँ पे ब्लड कम रह गया, तो हमारे पास इतना डिफरेंस आना चाहिए था 110 तक, लेकिन अब तो वो 90 तक ले गई हैं। तो इसको कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। और हमारे पास ये किन किन सिचुएशन में होता है, ये सिर्फ उन सिचुएशन में होता है जो सी होती हैं, सी ग्रेड की होती हैं। कार्डिक टेम्पोनेट होता है, COPD होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, उनके अंदर जो है ना हमारे पास ये सिचुएशन होती है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ड्रॉप होता है सिस्टली प्रेशर में 10 मिलीमीटर और मर्करी से भी ज़्यादा। 10 मिलीमीटर तक मर्करी तक समझ आता है इंस्पायरेशन के दौरान, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए इंस्पायरेशन में, दैट्स अ प्रॉब्लम। निमोनिक क्या होता है, जो 3C होती हैं, कार्डिक टेम्पोनेट, COPD और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पाल्मर एरिथ्रीमा, ये बहुत बार पूछ रहे हैं, इसको अच्छे से कर लो। पाल्मर एरिथ्रीमा किन में होता है हमारे पास, जो है ना उन सिचुएशन में होता है जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। तो वो कॉजेस पूछता है, कॉजेस करनी है आपने मेनली। आपने ये अगर कोई वुमेन से रिलेटेड कॉजेज होती हैं वहीं आपने याद करने की। एक वुमेन को अगर प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान उसका पाल्मर एरिथ्रीमा हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर याद करना है तो इसको याद करने का ये भी तरीका हो सकता है कि पी, पाल्मर में पी है तो पी से आप इसको याद कर ले प्रेगनेंसी। और हमारे पास जो है ना आर इसमें आ रहा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और यहाँ पे एरिथ्रीमा में H आ रहा है तो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, और यहाँ पे L भी आ रहा है तो हमारे पास लीवर सिरोसिस। सर क्या बताना है, पाल्मर एरिथ्रीमा? सर मैं आपके सवाल से ही आपको जवाब बताऊंगा। आपने पाल्मर मोला से स्पेलिंग बताएगा बेटा P, सर प्रेगनेंसी में होता है बेटा A, नहीं सर छोड़ दें, स्किप कर दें। L बेटा सर L जो है ना लीवर सिरोसिस में होता है बेटा, M आता है और फिर A आता है, सर इसको छोड़ दें। R जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर। पर सर एरिथ्रीमा में जो आपने H बोला है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है इन सिचुएशन के अंदर, उससे वेजोडाइलेशन हो जाती है। पाल्मर एरिथ्रीमा जो होता है ना, हाथों का लाल हो जाना होता है, वो कहते हैं पाम का एरिथ्रीमा, ब्लड का ज़्यादा आ जाना, लाल हो जाना, रेड हो जाना। तो P से सर B, L, R से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लीवर सिरोसिस, प्रेगनेंसी और हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर वो पूछते हैं क्लबिंग की कॉज बताओ, रिस्पायरेटरी वाली, क्योंकि वो ये एक्सटर्नल के बाद रेस्पो है ना, तो वो ये पूछता है। तो इसकी कॉजेज़ होती हैं, हम याद किया हुआ कि हमें याद होगा कि हमारे पास जो अब शुरू में थे ना हम, तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो है ना वो PBLs करवाते थे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, और उसके जवाबात उस टाइम हमें नहीं आते थे, लेकिन अब AI आ चुका है तो अब हम उनके जवाबात AI से पूछते हैं। तो PBL का अब जवाबात कहाँ से पूछेंगे, AI से पूछेंगे। P से पल्मोनरी TB हो जाएगा, B से ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और L से हमारे पास लंग का कैंसर हो जाएगा। क्योंकि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड तो लीवर नहीं बताना, लंग बताना है, क्योंकि लंग से रिलेटेड ही सारी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी की बतानी है। AI से हमारे पास एब्सेस हो जाएगी लंग की, और I से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाएगी। तो सर पूछेंगे सर क्लबिंग, बेटा मुझे ये बताओ कि क्लबिंग की कॉज क्या होती है। सर क्लबिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मुझे याद पड़ता है कि हम जो है ना फर्स्ट या सेकंड ईयर में ना PBLs अटेंड करते थे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, लेकिन सर उस टाइम हमारे पास उसके आंसर नहीं होते थे। लेकिन अब क्योंकि AI आ चुका है, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर देम। तो मैं आपकी क्लबिंग का आंसर AI से दूंगा, यानी कि PBL, P से हमारे पास हो जाएगी पल्मोनरी TB हो जाएगी, B से ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, L से हमारे पास लंग का कैंसर, क्योंकि रिस्पायरेटरी है तो लंग का ही कैंसर बताना है। AI से सर हमारे पास एब्सेस हो जाएगी, और I से कोई हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपके सवालों में ही आपका जवाब है सर, आप ज़रा गौर तो कीजिए। फिर हम नीचे पढ़ते हैं, हमारे पास कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस की रीजंस पूछते हैं। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में ना हमारे पास ये 4 वेन्स होती है, भाई दिमाग घूम रहा है। अच्छा 3, 4, 5 और 6 होती हैं, और 5 का जो होता है ना वो V1 होता है और V2 होता है, V3 नहीं होती इसकी। सबसे पहले 6 जाती है तो वैसे ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कौन सी उतरती हैं। अब वो पूछेगा कॉजेज़ क्या होती हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की, तो उसका निमोनिक है सौंफ। कैवर्नस साइनस ऐसे समझ लो बस जो है ना मुंह से रिलेटेड, तो मुंह में हम सौंफ अक्सर खाते हैं। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाएँ, अच्छे रेस्टोरेंट पे,
तो वापसी पे जो है ना उन्होंने सौंफ रखी होती है, वो सौंफ खा कर आते हैं। जैसे हम सौंफ खा कर आते हैं, हमने बोतल पी होती है तो हमारा नज़ला हो जाता है, उस नज़ले की वजह से जो है ना साइनोसाइटिस होता है, साइनोसाइटिस की वजह से जो है ना वो नीचे वाली जो कैवर्नस साइनस होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो साइनोसाइटिस से रिलेटेड याद कर लें। एस से हमारे पास साइनोसाइटिस हो जाएगा, ओ से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा, और हमारे पास एन से नेज़ल फ्रंकल हो जाएगा, और एफ से फेशियल इन्फेक्शन हो जाएगा, फेस का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड ही है, आइटस है इन्फेक्शन है, ठीक है, फेशाइटिस समझ लें, तो फेशियल इन्फेक्शन हो जाएगा। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी अबाउट द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। जैसे हम वो सुनाते हैं ना, एग्जामिनेशन सुनाते पहले, थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड, इस तरह आपने जब भी सवाल पूछे, थैंक यू फॉर आस्किंग मी अबाउट द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, आई विल लाइक टू स्टार्ट कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। इस दौरान आपने ये ना सोचते रहना क्या हम बोल रहे हैं। अब कैवर्नस साइनस है तो था ने बताया था कि मुंह से रिलेटेड है, तो वो सौंफ होती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मुंह से सौंफ खाते हैं, हमने बोतल शोतल पी होती है तो गला ख़राब हो जाता है और नाक भी नज़ला चढ़ जाता है, तो साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस फेस से रिलेटेड है तो फेशियल हो जाएगा, और आँखों से रिलेटेड भी है क्योंकि आँखों से हमने सौंफ को देखा, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी हो जाएगा। तो सौंफ इज़ इंपॉर्टेंट। साइनोसाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, नेज़ल फ्रंकल, एफ से फेशियल इन्फेक्शन। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो हीव होती है उसकी क्या वजह होती है, उसकी सेम वजूहात हैं जो हमारे पास S4 की वजह है। जब हमारे पास ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, थिकंड हो जाएगी, तो S4 भी आएगा, और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल हीव भी आएगी। ये हमारे पास एक इम्पल्स आती है क्योंकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लार्ज हो चुका होता है, उसकी वजह हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस, होकम और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो हमने S4 की पढ़ी थी वो सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी है। फिर उसने बंदे से एक सवाल पूछा हुआ था कि हमारे पास जो ऐसे कौन सा केस है, कॉज हैं, कंडीशन जिसमें पेरिफेरल पल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। पेरिफेरल पल्स होती है हमारे पास, ये पाँव है ना, आई नो बहुत बुरा पाँव है, लेकिन ये तो मीडियम एरियलिस के, ये मिडल साइड बता रहा हूँ, ये मिडल साइड है, ऐसे समझ लो। ये हमारे पास लेफ्ट पाँव है, लेफ्ट पाँव अपना देखो तो उसकी मिडल साइड ऐसे बनती है ना, ऐसे नजर आती है। तो इसके पीछे भी एक आर्टरी होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और एक हम जो है ना, एक हम फ्रंट पे अप करते हैं, या फ्रंट साइड है उसकी, या बिग थंब है, तो एक तो या तो डोर्सालिस पेड यहाँ पे भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो गया, अगर जाहिर सी बात है अगर आर्टरी ही नीचे नहीं पहुँच रही तो भैया कहाँ से वो जो है ना सप्लाई उसको देगा, तो वो सप्लाई ही नहीं आएगी। तो आर्टरी अगर नीचे नहीं आ रही, आर्टरी कहीं ना कहीं फंस गई है, तो हमारे पास वो भी आएगा नहीं। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, आर्टरी की एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस, जो आर्टरी यहाँ पे आ रही थी उस आर्टरी के अंदर कोई एम्बोलिज्म फंस गया है, कोई थ्रोम्बस फंस गया या एम्बोलिज्म फंस गया, तो फिर हो जाएगा। क्वार्टेशन ऑफ आयोटा में हमने अभी पढ़ा हुआ है कि क्वार्टेशन ऑफ आयोटा में क्या चीज़ होती है, हमने अभी जनाब आला पढ़ा था कि रेडियो फेमरल डिले में होता है, ठीक है। तो फेमरल नीचे वाली साइड पे, फेमरल भी नीचे और ये भी नीचे हैं, तो जब वो क्वार्टेशन हो जाएगी तब नहीं है कि आयोटिक डिसेक्शन भी हमने पढ़ा था कि आपके पास रेडियो फेमरल डिले की भी रीज़न होती है और रेडियल डिले की भी रीज़न होती है। साथ तकायासु आर्टराइटिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेडियल डिले में भी ये होता है। अब रेडियल आर्टरी भी तो हमारे पास पेरिफेरल आर्टरी है ना, तो वो तकायासु आर्टराइटिस में भी हो जाएगा। अब अगर आपको भूल गया हो कि रेडियल डिले इसमें क्या, रेडियो फेमरल डिले की जो रीजंस होती हैं वो कौन सी थी, हमारे पास आयोटिक डिसेक्शन थी और क्वार्टेशन ऑफ आयोटा थी। जबकि रेडियल डिले की हमने क्या पढ़ी थी, एक तो आयोटिक डिसेक्शन पढ़ी थी, तकायासु आर्टराइटिस जो लिखा हुआ है, और इसके अलावा हमने सब क्लेवियन आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह पढ़ा था, और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ से फंस जाएगी, तो ये आपने याद करना है जब भी हम पेरिफेरल पल्स आएंगे। एक तो हमने सिंपल से ऊपर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस या आर्टरियल डिजीज़ है कोई, क्वार्टेशन, आयोटिक डिसेक्शन, तकायासु बता देना। फिर वो पूछते हैं कि S2 की कॉजेज़ क्या होती हैं स्प्लिट की, ये वैसे बेड साइड में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम इसको। S2 में दो साउंड होती हैं, एक A2 होता है और हमारे पास P2 होता है। ये कैसे होता है कि हमारे पास ना, इसकी बेसिकली रीज़न ये होती है हमारे पास कि यहाँ पे S1 की साउंड होती है इस वाल पे और इस वाल पे, ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे हमारे पास माइट्रल वाल्व है, और यहाँ पे हमारे पास पल्मोनी वाल्व है, ये आपके पास एओर्टा वाल्व है। इन दोनों को T1 M1 कहते हैं क्योंकि यहाँ पे S1 की साउंड्स आती हैं, यहाँ पे P2 कहते हैं और A2 कहते हैं। तो अब हमारे पास याद कर लो कि हमारे पास जो कह रहा है कि A2 और P2 जो है ना स्प्लिट क्यों होगी, मतलब इनको इकट्ठे बंद होना चाहिए, लेकिन वजह ऐसी क्या वजह होगी कि ये देर से बंद हो रहे हैं। तो हमारे पास AST हो सकता है। AST में ये होता है कि हमारे पास जो है ना, यहाँ से सप्लाई लेफ़्ट साइड से फॉर एग्जांपल सप्लाई अगर जहाँ पे ज़्यादा आ गई साइड पे, तो यहाँ पे जब क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो ये देर से वाल बंद होगा, या तो लेफ़्ट से आती है, राइट से लेफ़्ट में जाती है, वो मुझे जेन से निकल गया। दूसरा, अगर पल्मोनी हाइपरटेंशन हुआ यानी कि ये वाली साइड पे जो है ना
आगे पल्मनी में हाइपरटेंशन हुआ है, वेसल्स में रश हुआ हुआ है, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैफिक आती जाएगी, वो दरवाज़ा बंद नहीं हो सकेगा क्योंकि इतना रश हुआ हुआ है कि लोग आई जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। या हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगा। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का हमें ये होता है कि V1 देखना होता है और V6 देखना होता है हमारे पास लीड के अंदर। ये वैसे इससे थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। उसका निमोनिक होता है, एक का निमोनिक होता है विलियम, एक का निमोनिक होता है मैरो। मैरो में हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड का अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो V1 में हमारे पास M बन रहा होगा और V6 में हमारे पास W बन रहा होगा। तो वो अगर W सा बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा कुछ, और M में इसमें बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। खैर वो हट के इंशाल्लाह वो करवा देंगे, उम्मीद तो है, अल्लाह का रहेगा वैसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि लाउड S1 की क्या रीज़न्स होती हैं। लाउड S1 की रीज़न्स हमारे पास यही होती हैं, ये हमारे पास S1 यहाँ पे आते हैं। ये माइटल S1 की रीज़न ये होती है कि अगर हमारे पास माइटल वाल्व स्टीनोस हो गया तो जब जहाँ से ब्लड गुजरा होगा तो वो गुजर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो गुजर रहा होगा ना, सारा तो स्टीनोस नहीं होता, तो और जब गुजर रहा होगा तो वो शोर ज़्यादा मचाएगा, तो उसकी वजह से लाउड S1 आएगी। या टैकीकार्डिया में दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होगा, तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे ब्लड ज़्यादा गुजर रहा होगा। या फिर हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन है, उसमें भी हमारे पास ब्लड अगर जहाँ से ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो वो ज़्यादा शोर मचाएगा गुजरते हुए। तो ये इसकी लॉजिक होती है। अच्छा, हमारे पास लाउड S1 हो गया, स्प्लिट S2 हो गया, और हमारे पास ये ये रह गया। हमारे पास वो पूछता है कि आपने एक तो ये पूछता है कि GPE करो CLD से रिलेटेड, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि CLD से रिलेटेड GPE के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम हाथ से स्टार्ट करते हैं। GPE। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दासरी, मैं आपका मुआयना करूँगा, कमी तक आप तावन करेंगे। अगर आपको कोई शिकायत तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपका क्या नाम है, ठीक है। फिर आपने उसके हाथों को देखना है, आपने इसमें बेसिकली देखना होता है ल्यूकोनाइकिया। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो नेल्स होते हैं, नेल साइड पे ना वाइट की स्ट्रीक लाइंस बनी होती हैं, ये CLD के अंदर होता है। आपने क्लपिंग देखनी होती है। क्लपिंग देखने के लिए आप दोनों हाथ वो शिमोट साइन जो भी कहते हैं या कार्ड का इस्तेमाल कर लो। आपने पाल्मर पर इरिथ्रीमा देखना होता है। पाल्मर इरिथ्रीमा नहीं है, क्योंकि पाल्मर इरिथ्रीमा हमने क्या याद किया था, H से हाइपरथायरॉयडिज्म, L से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, L से लीवर का जो है कैंसर था शायद, P से हमारे पास प्रेगनेंसी थी, और हमारे पास CLD के अंदर भी आता है, वो आप बताना चाहिए तो बता देना। पाल्मर इरिथ्रीमा चेक करें। और डुपिट्रेंक कॉन्ट्रैक्चर जो है ना, वो फर्स्ट ईयर में हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे जो फेशिया होता है, पाल्मर का फेशिया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो वो डुपिट्रेंक कॉन्ट्रैक्चर देख रहे होते हैं हम। और एस्टेरिक्सिस होते हैं, हम उसे कहते हैं कि हाथों को जो है ना सामने ऐसे करके, सामने और ऊपर सीधा कर दो। वीडियो स्टोरी देख लेगा, मैं समझा नहीं पा रहा वीडियो क्योंकि, ठीक है। तो एस्टेरिक्सिस में आपने वो देखना होता है। और CLD में तो वैसे तो वो फिटोर हिपेटिकस भी होता है, उसको मुँह से स्मेल आ रही होती है। उसके अलावा आपने उसके बाद ये सब चीज़ें देखने के बाद जो है ना, आपने उसके फेस की तरफ देखना होता है, और फेस पे आपने उसे आँखों में वहीं ऊपर स्क्लेरा देखना, ऊपर वाली। अच्छा, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये वो है ना, ये ऊपर वाली साइड पे स्क्लेरा होता है, नीचे वाली साइड पे कंजक्टिवा होता है। स्क्लेरा में हम आई थिंक जॉन्डिस देखते हैं, और कंजक्टिवा में हम पैलर देखते हैं एनीमिया के लिए। तो ऊपर S होता है, नीचे ऊपर होता है हमारे पास जो है ना, हमारे पास सर होता है, यानी कि एक मिलिट्री रैंक का सर होता है, और नीचे हमारे पास उसका कमांडो होता है। कमांडो नीचे होता है और सर जो होते हैं वो ऊपर होते हैं हमारे पास। बाकी इसमें हमने ये याद किया कि इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास जॉन्डिस हमने देख लिया, फिर हमने जो है ना यहाँ पे स्टार देख लिया, जिसे स्पाइडर एंजियोमास कहते हैं। फिर मेल्स के अंदर गैनिकोमास्टिया हो जाता है, वो हमने देख लेना है, और एसाइटीज़ हो जाती है, और मसल वेस्टिंग हो जाती है। तो आपने इस तस्वीर को याद कर लेना, या तस्वीर की तस्वीर बना लें आप। पेरिफेरल एडीमा भी चेक कर लेना। हमारे पास हाथों में देखा तो ल्यूकोनिकिया देख लिया, क्लबिंग देख ली, पाल्मर इरिथ्रीमा देख लिया, डुपिट्रेंक कॉन्ट्रैक्चर देख लिया, और हमारे पास एस्टेरिक्सिस देख लिया। फिर आँखों में गए तो जॉन्डिस देख लिया, और उसके बाद जो हमारे पास जो है ना गैनिकोमास्टिया, एसाइटीज़ देख लिया। अच्छा, नॉर्मली इंशाल्लाह नॉर्मल पेशेंट ही होगा, उसमें ये चीज़ें होंगी नहीं, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और सर को बता देना कि आई लुक फॉर दिस थिंग एंड देयर वाज नथिंग सच काइंड प्रेजेंट। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आई थिंक रह गया।
एक तो चीज़ मैंने जो BLS को बताया, अब मुझे लग रहा था पता नहीं अब BLS ये रिपीट करते हैं या चेंज कर देते हैं। अच्छा, जो हाई क्वालिटी CPR होता है ना, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं उस टाइम वीडियो में बताना अलग से भूल गया कि हमारे पास जो कंप्रेशन रेट होता है वो हमारे पास 100 से 120 होना चाहिए 1 मिनट के अंदर, और जो कंप्रेशन को हमारे पास डेप्थ होनी चाहिए वो 5 से 6 सेंटीमीटर हमारे पास होती है। मैंने तो लिखी हुई थी 5 से 6 सेंटीमीटर हमारे पास डेप्थ होती है, ये लिखी हुई है, ठीक है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर होती हैं। और हमारे पास उसके एक कंप्रेशन के बाद आपने थोड़ा सा रिकॉइल होने देना है, ठीक है। और हमारे पास फिर आपने जो 2 मिनट तक एक बंदा कंप्रेशंस करे, फिर बंदा रोटेट कर ले, ठीक है, इस तरह था कि फटीग ना हो। और आपने जो है ना वो उसके दौरान जो है इंटरप्शन से बचना है, और आपने इस तरह से करते रहना। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्प्लीन और लीवर को पालपेट कराते हैं, फिर स्प्लीन और लीवर के रिलेटेड हमने चीज़ें बतानी होती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास यार इसमें ये सीन होता है कि हमारे पास सबसे पहले स्प्लीन का पूछ ले या लीवर का पूछ ले, जो उसके हमने बता दिया कि हमने सबसे पहले पालपेट कर लिया, या फिर उसके पालपेट कर लिया, और उसके अलावा हमने उसे पालपेट करके बता दिया कि ना जो है ना स्प्लीनोमेगैली है, ना लीवर के अंदर जो है ना वो हिपेटोमेगैली है। फिर हमने कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड बतानी थी, जिसका निमोनिया होता है सेक्ट, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी सारे फ़िरके हैं, तो सेक्ट हैं, सेक्ट फ़िरकों को कहते हैं। और सेक्ट के अंदर सेक्ट हैं, सुपर सेक्ट हैं, मतलब फ़िरकों के अंदर भी फ़िरके बने हुए हैं। जिस तरह हमारे पास बरेलवी एक फ़िरका है, बरेलियों के अंदर भी बहुत सारे फ़िरके हैं, ये मेरे एक बरेली दोस्त ने बताया था। तो इस तरह से आपने याद कर लेना कि सेक्ट के अंदर भी सेक्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने साइज़ बताना है। अगर वो हमारे पास मेगैली नहीं है तो साइज़ जो है वो नॉर्मल है, यानी कि नॉट पाल्पेबल बताना है आपने, या पाल्पेबल बताना है अगर पाल्पेबल है तो। और सेक्ट से हमने याद कर लेना है, सरफेस याद कर लेनी है, ई से हमने एजेस याद कर लेना है, सी से कंसिस्टेंसी याद कर लेनी है, और टी से टेंडरनेस याद कर लेनी है। ये सारे लीवर के लिए हैं। बस आपने स्प्लीन में एक और बात ऐड कर लेना है कि स्प्लीनिंग नोच, क्योंकि स्प्लीन के अंदर नोच होती है, उसके अंदर तो नोच नहीं होती ना। तो अगर स्प्लीनोमेगैली होगी तो नोच होगी, अगर स्प्लीनोमेगैली नहीं होगी, नॉर्मल होगा तो नोच एब्सेंट होगी। अब पहले हम लीवर का कर लेते हैं, जो उन्होंने पूछा हुआ ना बच्चों से। तो पहले हम वो चीज़ें करते हैं कि अगर नॉर्मल लीवर का आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल लीवर का, लेकिन ये सुनाना नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल लीवर है, कुछ लोग कहते हैं 15 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। अगर हमारे पास जो है वो नॉर्मल लीवर है, तो फिर जो है ना हमने उसमें क्या करना है, उसका साइज़ बताना है कि वो हमारे पास नॉट पाल्पेबल है, और हमारे पास जो उसकी SECT से आपने स्टार्ट कर देना है। सरफेस जो है वो स्मूथ होगी, नॉट पाल्पेबल है लेकिन बताना है कि स्मूथ होगी। SE से एजेस जो है हमारे पास वो भी स्मूथ होंगे, शार्प होंगे शार्प एजेस होंगे, और कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होगी, और टेंडरनेस वो नॉन टेंडर होगा। टेंडर सिर्फ हमारे पास हेपेटाइटिस के अंदर है, ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो हमारे पास ना एक्यूटली मसला चल रहा है हेपेटाइटिस के अंदर, और हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है ना वो टेंडर होगा, बाकी सब में नॉन टेंडर होगा। आप ये वाली चीज़ें पूछते हैं, वो हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये 3 पूछे हुए हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर जो साइज़ होगा वो इंलार्ज होगा, बड़ा होगा। सिरोसिस के अंदर शुरू के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि साइज़ बड़ा होता है, बाद में साइज़ कम हो जाता है, श्रंकन हो जाता है, लेकिन शुरू के अंदर वो बढ़ता है। फिर हमने सरफेस बतानी है। जो हेपेटाइटिस है वो क्योंकि हमारे पास नॉर्मल लीवर के मैंने करीब लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इसलिए इसके अंदर जो सरफेस होगी वो होगी स्मूथ, ठीक है। तो आपने इससे याद कर लेना है कि हेपेटाइटिस के अंदर जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी। एक और तरीका याद करने का जुगाड़ ये है, अगर भूल जाए, कि हेपेटाइटिस के अंदर एक एस आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एस आ रहा है तो सरफेस इसकी होगी स्मूथ। अब आप कहो कि सिरोसिस के अंदर भी एस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 आ रहे हैं, तो एक एस जो है वो दूसरे एस को कैंसिल कर रहा है। तो बजाय इसके कि वो सरफेस स्मूथ होती है, वो इरेगुलर हो गई है, क्योंकि इनका झगड़ा ही ख़त्म नहीं हो रहा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर ऐसे नहीं आ रहा, तो वो वैसे ही इरेगुलर है। फिर हमने एजेस बताने हैं। तो हमारे पास जो हेपेटाइटिस होगा, अब उसने क्योंकि स्मूथ सरफेस एक चीज़ ले ली है, तो सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं कि यार तूने हेपेटाइटिस, तूने सरफेस तो उसकी जैसे रख ली, नॉर्मल जैसी, अब हमारा भी तो कोई हक है ना, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो फिर वो अपना हक लेने के लिए आते कि हमें एज जो है ना वो हमारे पास वही चाहिए जो नॉर्मल का होता है, यानी कि शार्प चाहिए। तो हेपेटाइटिस कहते चल यार तू शार्प रख ले, तू खुश रह ले, साड़ी खैर है, साड़ा अल्लाह मालिक है। तो वो अपने पास राउंडेड रख लेता है, ठीक है। तो एज जिसके पास क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट पे वो हेपेटाइटिस कहता है कि तूने यार एक चीज़ ले ली है ना, अब एक चीज़ मेरा हक है, तो मैं जो कंसिस्टेंसी है ना वो अपने पास रखूँगा और तुम दोनों जो है ना डिफरेंट कर लो। तो वो अपने पास सेम रखता है सॉफ्ट में, और सिरोसिस हेपेटिस सेल कार्सिनोमा कहता है तुम हार्ड रखो, तुम ठीक है। बाकी आपने याद रखना है कि हेपेटाइटिस जो है ना और एंड पे हेपेटिस सेल कार्सिनोमा इसको डिच करा देते हैं सिरोसिस को, और क्योंकि ये बदलता रहता है, पहले कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर छोटा हो जाता है सिरोसिस में जो लीवर का साइज़ है, तो ये इसका अजीब ही चल रहा है। तो कहते हैं कि मैं और तू जो टेंडर हो जाते हैं ज़रा, और जिसको ऐसे रखते हैं। तो हमारे पास लीवर में आपने क्या याद करना है, लीवर में याद करना है एस सेक्ट से याद करना है, सुपर सेक्ट से। एस से साइज़ है, सरफेस है, एच है, कंसिस्टेंसी है, टेंडरनेस है। तो हमारे पास साइज़ जो नॉर्मल में नॉट पाल्पेबल, बाकी सब में पाल्पेबल इनलार्ज्ड ही होता है। फिर हम सरफेस में आए, सरफेस में हमने बताना है कि सर जो हेपेटाइटिस होता है पहला होता है, वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि मैं जो है ना इसे सेम रखूँगा। तो वो पहला हक जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस को होता है, क्योंकि उसमें एस आ रहा होता है, एक एस आएगा तो वो स्मूथ रखेगा, दो एस आएंगे तो वो कैंसिल करते हैं कि हेपेटिस सेल कार्सिनोमा में एस ही नहीं आएंगे तो वो इरेगुलर होगी। फिर हमारे पास एच पे जब बात आती है, एस एक हमारे पास एस हो गया ना, इसमें हमारे पास कौन जीता है, इसमें हमारे पास जीता है हेपेटाइटिस जीता है, हेपेटाइटिस जीत गया। अब एजिस पे जब बात आती है तो हेपेटाइटिस जो है ना वो हार जाता है, कहता है कि यार चलो तुम दोनों रख लो, हेपेटिस सेल कार्सिनोमा सिरोसिस तुम दोनों ये जीत लो, लेकिन कंसिस्टेंसी में दोबारा हेपेटाइटिस जो है ना कम बैक मारता है। अब इसमें एजिस क्या होते हैं, हमारे पास एजिस ये होते हैं कि वो हमारे पास हेपेटाइटिस में राउंडेड आ जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस हार गया था, और बाकी में शार्प होते हैं। फिर कंसिस्टेंसी में हेपेटाइटिस कहता है कि मैं सेम रखूँगा, तो वहीं हमारे पास कंसिस्टेंसी जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बाकी में हार्ड हो जाती है, क्योंकि ये जीत गया था हेपेटाइटिस। फिर टेंडरनेस में जो है ना वो इन दोनों को डिच करा देते हैं, हेपेटाइटिस और हेपेटिस सेल कार्सिनोमा सिरोसिस को डिच कराते हैं, तो वो दोनों हॉट हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, और वो हमारे पास नॉन टेंडर रह जाता है। अब हमारे पास आता है कि स्प्लीनोमेगाली हमारे पास है, इसमें भी सेम होता है साइज, सरफेस, एज, कंसिस्टेंसी और टेंडरनेस। इसमें देखो हमारे पास स्प्लीन है कि नॉर्मल तो नॉट पाल्पेबल होती है, नॉर्मल की ये लिखी हुई है, नॉर्मली हमारे पास नॉट पाल्पेबल होती है, अगर स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी तो इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास सरफेस होती है, जिस तरह नॉर्मल की होती है वहीं स्मूथ, इस पर भी स्मूथ रहती है, नॉर्मल की भी स्मूथ होती है और स्प्लीनोमेगाली की भी स्मूथ होती है। एजेस भी जिसमें शार्प होते हैं और स्प्लीनोमेगाली के भी शार्प होते हैं, और हमारे पास नॉर्मल के भी शार्प होते हैं। और हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल की जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इसकी हार्ड हो जाती है, जिस तरह बाकियों की हार्ड होगी थी ना मसले वालों की, और नॉर्मल वाली की सॉफ्ट होती है, तो इस तरह से आपने इसे याद कर लेना है। फिर टेंडरनेस होती जाएगा, स्प्लीनोमेगाली जो होगा मसला हुआ तो टेंडर हो जाएगा, जबकि जो नॉर्मल होती है वो नॉन टेंडर होती है। और स्प्लीनिंग नॉच होते हुए हमें किस में मिलती है, स्प्लीनोमेगाली के अंदर ही मिलेगी और दूसरी वाली के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास बाकी चीज़ें होगी, ये इसके जो उन्होंने पूछे हुए हैं तो ये वो बताए हुए हैं, बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कवर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह इससे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी जो हमारे पास जो टेबल्स हैं बेड साइड के वो पूछे जा रहे हैं, तो वो उनको आप रिवाइज़ कर लें, और बेड साइड के अलावा ये कुछ चीज़ें थी तो इनको यहाँ से देख लेना आपने। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और लाइक कर दिया करें यार, मोटिवेशन मिलती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना आपको इंशाल्लाह टाइम